हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 13 अगस्त 2025 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन कराए हैं एक और दो पार्टों में। तो इसमें से तीसरा पार्ट में कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है करा कि जब किसी संख्या के एक तिहाई में 10 की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 65 होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा जब किसी संख्या के एक तिहाई में 10 की वृद्धि की जाती है, कोई संख्या है तो संख्या के एक तिहाई में जब 10 की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 65 होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते पहले कोई संख्या होगी, मान लेते संख्या x है। अब संख्या के एक तिहाई में 10 जोड़ा जा रहा तो संख्या का एक तिहाई, तो संख्या x है, इसका एक तिहाई 1/x हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ा जा रहा है, 10 की वृद्धि की जाएगी तो 10 की वृद्धि कर दिए तो परिणाम 65 होता है। तो ये 65 के बराबर हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो x को वंश करेंगे, x/3 हो जाएगा। 10 इस पार जाएगा, माइनस हो जाएगा। 65 माइनस 10 घटा देंगे, 55 बचेगा। अब x/3 बराबर 65, इसके बट्टे 1 मान लेंगे। तिरछा गुणा करेंगे, x को वंश करेंगे x और 3 को 65 गुणा करेंगे 195 आ जाएगा। तो हमारी संख्या निकल के आएगी 195। कह रहा है कि संख्या मूल संख्या के अंकों का योग बताना। मूल संख्या के अंकों का योग, मूल संख्या 195 आई, इसके अंकों का योग बताना तो अंकों को जोड़ लेंगे। तो संख्या के अंकों का योग हो जाएगा 1 + 9 + 5, इनको जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 62 और 113 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 बची। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 62 और 113 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 बचे। तो जो दे रखी है इसमें से हम जो शेष बच रहा है उसको हम पहले घटा देंगे। तो 62 में पहले जो 5 शेष बचा इसमें 5 घटा देंगे तो बचेगा 54। फिर जो दूसरी संख्या 113 है इसमें 7 बच रहा था तो इसमें हम 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा 106। अब जो संख्या बची 54 और 106, इसका हम निकालेंगे HCF, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 54 और 106 का HCF निकालेंगे। HCF वो संख्या होगी जो दोनों संख्याओं को काट दी। तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, 2 ताइन 6। अब 27 बचा 53। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 27 और 53 कट जाए। 3 से काटते हैं 27 कटेगा, 53 नहीं कटेगा। और 9 से काटते हैं 27 कट जाएगा लेकिन 53 नहीं कटेगा। तो अब किसी से नहीं कटेगी तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। कह रहा है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि उसकी ऊंचाई 53 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आता है कि जब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो, यदि उसकी ऊंचाई 53 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो भी 53 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। कह रहा है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यानी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो हम इसको भी आधा कर देंगे तो 1/2 आधा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से 2πr कैंसिल, इधर 2πr कैंसिल हो जाएगा, इधर h बच जाएगा और इधर क्या बचेगा h+r और 1/2 आगे हमने कर लिया। अब यहाँ से हम तिरछा गुणा कर देंगे, 2 को h से गुणा करेंगे 2h हो जाएगा और इधर 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही h+r निकल के आ जाएगा। अब h इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2h - h तो एक h बचेगा, इधर r बचेगा। अर्थात जो h है वो r के बराबर है, यानी जो ऊंचाई होगी वही त्रिज्या होगी। तो ऊंचाई दे रखा 53 सेंटीमीटर और यही त्रिज्या भी हो जाएगी। तो अर्थात जो इसकी त्रिज्या होगी r वो 53 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.583 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। P/Q के रूप में व्यक्त करें जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है। ये रैकरिंग का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो 0
0.583। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे रेकरिंग यानी रेखा कोष्ठक लगा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों में करेंगे क्या, तो इसको कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पे बराबर चिन्ह देंगे 5 8 3, इसको पहले उतार लेंगे 5 8 3, फिर यहाँ बट्टे का लाइन खींचेंगे, जितने अंकों के ऊपर रेखा कोष्ठक यानी रेकरिंग है उतने 9 यहाँ कर देंगे। तो 3 अंकों पर है तो 3 बार 9 करेंगे, 9 9 9। अब अगर कटता है तो काट देंगे, वरना यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 एक कम 3 बचा 1, 2 बचा, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 28, 3 9 27, 1 बचेगा 27, 1 28 13, 3 से कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो P/Q रूप होगा वो 583/999 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 44 है। कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 44 डिग्री है, प्रत्येक आधार कोण का माप क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, सम माने समान, द्वि माने द्विव माने द्विव, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इसको हम बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लेते हैं ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो कह रहा कि शीर्ष कोण का माप 44 दे रखा है, तो शीर्ष कोण ये हो जाएगा, इसका माप दे रखा है 44। तो प्रत्येक आधार कोण का माप क्या होगा, प्रत्येक आधार कोण यानी कि इसका माप और इसका माप पूछा रहा है, तो हमने मान लिया इसका x होगा और इसका भी क्या होगा, x होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार कोण होता है वो समान होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसका जो आधार कोण होता है वो समान होता है। तो इसका भी x माना, इसका भी x माना, तो अब इसका मान बताना है। तो त्रिभुज ABC के तीनों कोणों योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण A का मान दे रखा 44, यहाँ 44 कर देंगे, B x माना और C भी x माना, बराबर 180 अंश। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार के कोण होते हैं वो समान होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेते हैं, x x 2x हो जाएगा और 180, इधर 44 आगे घटेगा तो इसको यहाँ पे घटा देते हैं 44। तो घटाएंगे तो इधर 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3 और बचा 1। अब यहाँ से x निकालते हैं, x निकालेंगे तो 136/2 हो जाएगा, काट देंगे, 2 छाक 12 बचा 1, 2 बटे 16, x मान 68 आ जाएगा। x मान 68 होगा तो कह रहा प्रत्येक आधार कोण का माप क्या होगा, तो प्रत्येक आधार कोण का माप 68 होगा। अतः x बराबर 68 कामा x बराबर 68, यही इसके कोण हो जाएंगे। आधार कोण कह रहा प्रत्येक आधार कोण का माप क्या होगा, तो प्रत्येक आधार कोण का माप 68 होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 किताबों का विक्रय मूल्य 28 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये भाव का केस है, यहाँ पर रुपया की चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है कि 35 किताबों का जो विक्रय मूल्य है, यानी 35 किताबें जितने रुपए में बेची जा रही हैं 28 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है, उतने रुपए में 28 किताबें खरीदी गई हैं। तो हानि या लाभ प्रतिशत बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन भाव के क्वेश्चन कहलाते हैं। तो 35 किताबों का विक्रय मूल्य यानी जो SP दे रखा है, SP दे रखा है 35 किताबें, SP बराबर 35 किताबें, कह रहे कि 28 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है।
क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी जो है 28 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको यूं समझ लेंगे कि जितने रुपए में 28 किताबें खरीदी, क्रय मूल्य यानी सीपी यानी क्रय मूल्य यानी खरीदी, जितने रुपए में 28 किताबें खरीदी होंगी उतने ही रुपये में 35 किताबें बेची होंगी। तो 28 किताबें खरीदी हैं और 35 बेची जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हानि होगी। हानि कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो 35 में 28 निकाल देंगे, बचेगा तुम कितना 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 हो जाएगी हानि। तो जो हानि होगी, हानि हो जाएगी 5, हानि होगी 5 किताबें, 5 किताबों की हानि हो जाएगी। अर्थात 28 किताबें खरीदी जा रही हैं क्रय मूल्य और उतने ही रुपए में 35 किताबें बेची जा रही हैं, तो यहाँ पर हानि हो जाएगी। जो हानि होगी 5 किताबों की होगी। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत। तो भाव के केस में हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो वो एसपी पर निकालते हैं। तो हानि हुई 5 बटे एसपी यानी विक्रय मूल्य 35 और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसको काट देंगे, 5 को काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और उतारे 0। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 बट्टे 7, 100 बट्टे 7। अब इसको हम भाग कर देते हैं, अगर 100 7 से भाग कर देंगे 100 को, तो 7 एक कम 7, 3 बचा, उतारे 0, 7 चौक 28, 28 2 30 2 बचा, 14 सही 2 बट्टे 7, 14 सही 2 बट्टे 7 प्रतिशत इसकी हानि हो जाएगी। तो जो हानि होगी वो 14 सही 2 बट्टे 7 प्रतिशत की हानि होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हानि जो होगी 14 सही 2 बट्टे 7 प्रतिशत की हानि होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यह द्विघात समीकरण से है। कह रहा है कि समीकरण 5x² माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विषय ज्ञात करो। समीकरण दे रखा 5x² माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विषय ज्ञात करना है। तो इसको गुणनखंड निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, 5x² माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0। इसको या तो हम फैक्टर के तरीके से निकालें, उसमें कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं कि 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि जोड़ने पे गैर आना चाहिए। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे गैर आना चाहिए। तो हम 10 के गुणनखंड 10 एकम 10 कर देते हैं, 10 एकम 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ प्लस है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, गैर आ जाएगा। अब इतना हो गया। अब करेंगे क्या, जो x² का गुणांक है इसके भी बट्टे कर देंगे और जो x² का गुणांक है इसके भी बट्टे कर देंगे और यहाँ पे हम कामा लगा देंगे तो मूल निकाल आएंगे। इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और ये कटेगा तो है नहीं, तो 1 बट्टे 5 हो जाएगा। तो इसके जो मूल होंगे यही 2 मूल हो जाएंगे, 2 कामा 1 बट्टे 5, 2 कामा 1 बट्टे 5 यही समीकरण के मूल हो जाएंगे। इसको अगर फैक्टर विधि से करते तो उसमें टाइम कुछ ज़्यादा लग जाता, तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।